नमस्कार, मैं हूं कुमार प्रबोध और बहुत स्वागत है आपका फर्स्ट बिहार झारखंड के तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हमें लाइव देख पा रहे हैं, आप हमारे फेसबुक पेज पर हमें लाइव देख पा रहे हैं। और आज हम बात करने बैठे हैं बिहार में हुए विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव की। कल उसका रिजल्ट आया। रिजल्ट जो आया वो आपके सामने है। दोनों सीटों पर जेडीयू की जीत हुई। पहले से सिटिंग सीट थी, जेडीयू की जीत हुई। लेकिन हम आपको ये बताने बैठे हैं कि इस जीत को, इस उपचुनाव के परिणाम को जिस तरीके से परिभाषित, जिस तरीके से डिफाइन करने की कोशिश की जा रही है, क्या वो सही है? हम आज के अखबार को देख रहे हैं, हमने तमाम मीडिया चैनल्स को देखा। आपने ही देखा होगा तरह तरह की बातें, जो कुल मिलाकर निष्कर्ष निकलकर जो अखबार ये जो मेरे हाथ में है, ये अखबारों का जो निष्कर्ष, उसको पढ़ने के बाद हम निष्कर्ष अगर जो देखें तो निष्कर्ष ये निकलता है कि तेजस्वी यादव या फिर कहें आरजेडी बिहार की पॉलिटिक्स से साफ हो चुकी है। अब कहीं कोई उसका वजूद नहीं बचा। कुछ ऐसी फीलिंग आती है इसको पढ़ने के बाद। अब मैं आपको कुछ पढ़ के हेडलाइन सुना देता हूं। कुशेश्वर स्थान तारापुर में तीर निशाने पर, विपक्ष के लिए तगड़ी नसीहत है दोनों सीटें। और ये मुद्दा जो है सुशासन बनाम जंगल राज का था और बहुत असरदार रहा। यह किसी अखबार ने लिख दिया। चलिए, उनका अपनी सोच उन्होंने लिख दिया कि यह जंगल राज बनाम सुशासन का मुद्दा था और इसमें जो है वो तीर निशाने पर लग गया। बिहार में जेडीयू ने दोनों सीटें जीती, राजद का सुपड़ा साफ, अखबार ने हेडलाइंस दिया। तेजस्वी की 40 सभाओं पर नीतीश की 5 सभा भारी, यह अखबार की हेडलाइंस है जो हम पढ़ रहे हैं। जीत पर एनडीए में जश्न, लालू निशाने पर, लालू तेजस्वी, और तरह तरह के बयान है। सुशील मोदी ने कहा फ्यूज बल्ब है लालू, एक बार फिर से साबित हो गया। जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि लालू यादव खुद विसर्जित हो गए। ललन सिंह ने कहा यह नीतीश कुमार के लिए जनता की जीत, नीतीश कुमार को समर्पित जनता ने जीत कर दी है। अच्छी बात है, बयान दिया नेताओं ने। कुल मिलाकर जो निष्कर्ष निकलता है, जो अनगिनत बयान जो हमारे सामने, उसका निष्कर्ष ये निकलता है कि तेजस्वी यादव साफ हो गए हैं, लालू प्रसाद यादव साफ हो गए हैं, आरजेडी साफ हो गई है। और अगर भविष्य की बात करें तो भविष्य की सियासत में अब आरजेडी या तेजस्वी प्रसाद यादव, चूँकि लालू प्रसाद यादव कहीं ना कहीं अब पर्दे के पीछे होते चले आ रहे हैं। और चुनाव के समय वो बिहार जरूर आए थे, जनसभा भी उन्होंने की, लेकिन उसके बाद वो फिर वापस लौटेंगे चूँकि उनकी तबीयत की जो स्थिति है वो दिख रहा है। यानी तेजस्वी यादव अब सामने है और तेजस्वी यादव को आरजेडी की कमान संभालनी, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। तो अखबारों को पढ़ने के बाद और टेलीविज़न चैनल्स को देखने के बाद मन में फीलिंग ये आती है कि तेजस्वी प्रसाद यादव साफ हो चुके हैं बिहार से, और बिहार में अब तेजस्वी प्रसाद यादव अब कहीं कोई नाम लेवा नहीं है। लेकिन हम आपको बताने बैठे हैं कि जिस तरीके से इस इलेक्शन के रिजल्ट को, इस 2 सीटों के उपचुनाव के रिजल्ट को परिभाषित करने की कोशिश की जा रही है, वो हकीकत नहीं है। किसी गिलास को आधा भर दीजिए पानी से और आधा खाली रख दीजिए। अपनी अपनी इच्छा है, आप कहिए आधा भरा हुआ या आधा खाली हुआ है। तो सिक्के का एक पहलू आपको दिखाने की कोशिश की जा रही है, हम सिक्के का दूसरा पहलू दिखाने की कोशिश करते हैं। हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव अगर उपचुनाव की दोनों सीटों को हारे हैं तो हार कर भी कहीं ना कहीं वो जीते हुए हैं। और हम पूरे आंकड़ों के साथ, हम तथ्यविहीन बात करने नहीं बैठे हैं, हम पूरे आंकड़ों के साथ ये बताने बैठे हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव ने इस उपचुनाव में जो प्रयोग किया था, ठीक है आखिरी बात जीत होती है, वो जीत नहीं सके, लेकिन उन्होंने जो प्रयोग किया था वो प्रयोग इस कदर सफल रहा है कि आगे आने वाले चुनाव में इसका असर आपको देखने को मिलेगा। चूक कर गए तेजस्वी प्रसाद यादव, कहाँ चूक कर गए ये भी हम बताएंगे। अगर उन्होंने इस पॉइंट पर, कुछ खास पॉइंट्स पर ध्यान दिया होता तो शायद उनका ये हाल नहीं होता, कम से कम 1 सीट तो वो जीत ले जाते। खैर वो अब तो बीती बात हो गई। लेकिन जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट भी ये बताता है कि तेजस्वी प्रसाद यादव कहीं ना कहीं हार कर भी जीते हुए हैं।
एक एक करके हम आपको सीट को समझाएंगे, दोनों सीटों की बात बताएंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके से तेजस्वी प्रसाद यादव ने जो प्रयोग किया वो प्रयोग सफल रहा कहीं ना कहीं। ठीक है, जीत हासिल नहीं हो सकी, चुनाव में हर समय कोई एक पार्टी नहीं जीतती है, जीत किसी एक पार्टी की होती है, लड़ने वाले कई होते हैं, लेकिन तेजस्वी ने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट किस तरीके से सफल हुआ वो हम आपको बताते हैं। हम शुरुआत करते हैं तारापुर विधानसभा सीट से। हम पूरा आपको विश्लेषण करके बताते हैं कि तारापुर विधानसभा सीट में हुआ क्या। कड़ा मुकाबला हुआ और तकरीबन जो है 3800 वोटों से तेजस्वी प्रसाद यादव के उम्मीदवार अरुण कुमार शाह को हार का सामना करना पड़ा। जेडीयू में ढोल नगाड़े बज रहे हैं। सुशील मोदी कह रहे हैं लालू प्रसाद यादव फ्यूज बल्ब हैं। संजय सिंह जेडीयू के प्रवक्ता कह रहे हैं, माफ करेंगे आप आजकल उपाध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं तेजस्वी यादव तो अब हवा हवाई हो गया, बिहार में कहीं कोई नाम लेवा नहीं है। भाई आप तथ्य को कैसे भूल जाते हैं? सही तथ्यों को परिभाषित करना, सही तथ्यों को लोगों के सामने रखना जरूरी है, इसलिए हम आपके सामने हाजिर हैं। हम आपको बताते हैं कि तारापुर में हुआ क्या। अब जरा 2000 पीछे चले, फ्लैशबैक में थोड़ा चले, 2020 का विधानसभा चुनाव के परिणाम को देखें तो तारापुर में 2020 में आरजेडी ने यादव तबके से आने वाली दिव्या प्रकाश को वहां से उम्मीदवार बनाया था और 2020 का जब चुनाव हो रहा था, विधानसभा चुनाव हो रहा था, तो तारापुर में जो है आरजेडी के कैंडिडेट को 32% वोट आए थे और जो जीत हार का मार्जिन था वो तकरीबन 7200 वोटों का था, 7200 वोटों का था। आप याद करिए मेवालाल चौधरी उस समय चुनाव जीते थे जेडीयू के, जिनके निधन के बाद इस बार चुनाव हुआ और वहां से राजीव सिंह वहां से चुनाव जीत कर आए हैं जेडीयू का। लेकिन जो 7200 का मार्जिन था उसमें हम आपको बता दें कि उस वक्त वहां से एलजेपी भी लड़ रही थी, जिसके बारे में नीतीश कुमार और जो दूसरी पार्टी जो है, जो एनडीए की पार्टियां हैं, वो कह रही है कि उन्होंने वोट काटा एनडीए का। तो 11,000 से ज्यादा वोट एलजेपी के उम्मीदवार को भी आया था उस दौर में और तब 7200 वोट से जीत हुई थी। और आज की तारीख में जो जीत का अंतर है, जब तेजस्वी प्रसाद यादव ने अकेले अपने दम पर चुनाव वहां पर लड़ा, कांग्रेस ने उम्मीदवार दिया, एलजेपी का उम्मीदवार, एलजेपी रामविलास का उम्मीदवार, चिराग पासवान का उम्मीदवार बेअसर साबित हुआ और उस परिस्थिति में तेजस्वी प्रसाद यादव यानी आरजेडी का जो कैंडिडेट था थे अरुण कुमार शाह, वो सिर्फ 3800 वोट से हारे। जो 2020 में आरजेडी का वोट परसेंट तारापुर में वो 32.8% था, वो वोट इस बार बढ़ के 44.35% हो गया। किसी का 12% वोट बढ़ जाए, ठीक है, वो चुनाव जीत नहीं सका, आप कहेंगे उसका सुपड़ा साफ हो गया। ये आपकी परिभाषा हो सकती है, हमारी परिभाषा नहीं है। हम तारापुर की हमने हल्की चर्चा की, हम और डिटेल्स में बताएंगे आपको बात। हम कुशेश्वर स्थान चलते हैं आपको। देखिए, कुशेश्वर स्थान एक ऐसी सीट है जहां से आरजेडी ने इस चुनाव से पहले कभी चुनाव लड़ा ही नहीं था। कुशेश्वर स्थान सीट का जब परिसीमन में जब कुशेश्वर स्थान सीट का गठन हुआ, उसके बाद से कांग्रेस लड़ती आई वहां से। 2010 में आरजेडी और कांग्रेस का 2010 का जब बिहार विधानसभा चुनाव हुआ तो कांग्रेस और आरजेडी का वहां तालमेल नहीं था। तब आरजेडी और लोजपा का तालमेल था और आरजेडी ने वो सीट लोजपा को दी थी। लोजपा से वहां पर स्वर्गीय रामविलास पासवान के भाई स्वर्गीय रामचंद्र पासवान वहां से चुनाव लड़े थे और वो भी हार गए थे। और ये जो जेडीयू के विधायक जिनका निधन हुआ, जिसके कारण उपचुनाव हुआ, शशिभूषण हजारी, उस समय वहां पर बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीते थे। तो आरजेडी ने पहली दफा या तो कांग्रेस वहां से चुनाव लड़ी या एक दफा एलजेपी लड़ी। 97 में अपने गठन के बाद आरजेडी का जब गठन हुआ था, पहली दफा कुशेश्वर स्थान के लोगों ने लालटेन छाप का निशान देखा, प्रयोग किया था वहां पर आरजेडी ने इस दफा। और लालटेन छाप का जो निशान देखा, उस निशान का असर क्या हुआ हम आपको बताते हैं संक्षेप में कि पिछले दफा जब 2020 के चुनाव में कांग्रेस आरजेडी के सपोर्ट से वहां चुनाव लड़ रही थी और अशोक राम वहां पर उम्मीदवार हुआ करते थे, कांग्रेस के थे, और तब जो है अशोक राम को 34% लगभग वोट आया था 2020 के चुनाव में। जबकि फिर उस चुनाव में हम आपको बताएं कि एलजेपी वहां पर खड़ी थी, चिराग पासवान की पार्टी, और उसका एक अलग हिसाब किताब था। खैर, लेकिन फिर भी
34% जो वोट आया था अशोक राम को कांग्रेस को, जब आरजेडी का सपोर्ट साथ था। और इस बार आरजेडी के उम्मीदवार को अकेले अपने दम पर, जब कांग्रेस अलग से चुनाव लड़ रही थी, कांग्रेस की ओर से इस तरीके से हमले किए जा रहे थे जैसे बीजेपी और जेडीयू आरजेडी पर हमले कर रही थी। और तब भी आरजेडी का वोट परसेंट कांग्रेस की तुलना में, जो साझा महागठबंधन का उम्मीदवार था उसकी तुलना में 2% बढ़ गया। इस बार जो वहां पर जो गणेश भारती जो उम्मीदवार थे आरजेडी के, उनको 36% वोट आया। आप कहिए तेजस्वी यादव का सुपड़ा साफ हो गया, आरजेडी तो हवा हवाई हो गई। चुनाव में जीत हार आखिरी बात होती है, लेकिन जिस तरीके से वोट बैंक बढ़ रहा, हम और चीज आपको समझाएंगे। उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है, उसको यह नहीं कहा जा सकता है कि हवा हवाई हो गए। और आपको बता दें कि उपचुनाव में हमेशा एक फैक्टर होता है हमेशा कि अगर उपचुनाव में सरकार के खिलाफ बहुत एंटी इनकम्बेंसी ना हो, ये सरकार तो नई बनी है, अभी 1 साल भी नहीं हुआ बने हुए, तो अगर बहुत तगड़ी एंटी इनकम्बेंसी ना हो तो उपचुनाव में हमेशा सत्ता पक्ष का जो है पलड़ा भारी होता है। खैर, इसके बावजूद अगर आरजेडी का वोट परसेंट तारापुर में जो है वो बढ़ के 32-34%, माफ करेंगे 32% से बढ़ के अगर वहां पर 44% हो जा रहा है तारापुर में, और जो कुशेश्वर स्थान में जो 44%, माफ करेंगे जो पिछले बार जो 34% वोट था वो बढ़ के 36% हो जा रहा है, तो आप कहिए कि उसका सुपड़ा साफ हो गया। अब आपको थोड़ी बात और आपको बताते हैं विस्तार से। ये तो परसेंट की बात हमने बता दी कि पिछले चुनाव की तुलना में इस चुनाव में तेजस्वी प्रसाद यादव के उम्मीदवार यानी आरजेडी के उम्मीदवार का वोट परसेंट बढ़ गया। और वो तब जब सरकार ने कौन कौन सी ताकत वहां झोंकी थी, इसकी जानकारी पूरी दुनिया को है, मीडिया में बात ना है। लेकिन वोटिंग के दिन तक जेडीयू के पूरे बिहार के नेता, पूरे बिहार के विधायक, पूरे बिहार के कह सकते हैं मंत्री पंचायत और गांव-गांव में कैंप किए हुए थे। और हम ये बात दावे के साथ कह रहे हैं, आप मोबाइल का लोकेशन आजकल ट्रेस होता है, हम दर्जनों नेताओं का नाम बता सकते हैं जेडीयू के नेताओं का, जो तारापुर और कुशेश्वर स्थान में हम एमपीज का नाम बता सकते हैं, विधायकों का नाम बता सकते हैं, उनके मोबाइल का लोकेशन निकाला जाए, वो क्षेत्र में जमे थे आदर्श आचार संहिता का और तमाम चुनाव के नियम कायदे कानून का उल्लंघन करके। वो दीगर बात है। हाँ, जीत हार हो गई, जीत हार जब हो गई उसके बाद का हम जो चुनाव का परिणाम उसको परिभाषित कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात हम आपको बताते हैं, लोग एक्चुअली कहते हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव या आरजेडी वो माई समीकरण के सहारे जो है राजनीति करती है, MY समीकरण, मुस्लिम और यादव। तो इस चुनाव ने यह साबित किया कि कांग्रेस के बगैर भी आरजेडी जो है वो MY समीकरण के दायरे से आगे बढ़ रही है। आप पूछें कैसे, हम आपको बताते हैं। हम तारापुर की बात कर लीजिए। तारापुर विधानसभा क्षेत्र में जो माई समीकरण कुल वोट जो है वो तकरीबन 3,10,000 है, और माई समीकरण का जो वोट जो है वो यादव और मुसलमानों का जो वोट है वो तकरीबन 25% है। और 25% वाले जहां पर माई समीकरण का वोट है वहां पर अगर 44% से ज्यादा, 44% जो कहिए, उससे ज्यादा वोट अगर आरजेडी को आते हैं तो आप क्या कहेंगे? सिर्फ माई वोटो मुस्लिम यादव वोट के सहारे ये वोट आ गया? नहीं, तेजस्वी प्रसाद यादव ने इस चुनाव में अपने बेस को बढ़ाया है। अलग कारण हो सकते, ठीक है, उन्होंने वैश्य जाति से उम्मीदवार दिया था, उसके कारण बढ़ा हो। उन्होंने एक प्रयोग किया कि जहां से परंपरागत तौर पर वो यादव उम्मीदवार को लड़ाते आए हैं, उस सीट पर वो दूसरी जाति के उम्मीदवार को देंगे तो उसका कुछ वोट मिल सकता है। और ये तब हुआ जब तारापुर में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी। बीजेपी के संगठन महामंत्री तक वहां चले गए थे वैश्य वोटरों को अपने पाले में लाने के लिए। अगर वो बीजेपी ने थोड़ी अगर आंख मूंद ली होती तो फिर परिणाम क्या होता वो अलग बात है, वो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, हम वो नहीं कर रहे। लेकिन हम ये बता रहे हैं कि जिस तारापुर में 25% MY के वोट है, वहां अगर आरजेडी को 44% वोट आ रहा है तो इसका मतलब क्या है? कुशेश्वर स्थान की भी यही कहानी है। वहां पर जो स्थिति है, वहां पर करीब 2.5 लाख से ज्यादा 2,57,000 कुल वोटर है, उसमें से 25% जो है तकरीबन हमको लगता है कि
65,000 के करीब जो है वो वोट जो है वो मुसलमानों और यादवों का वहाँ पर वोट है। और इसके बावजूद उसका पोलिंग परसेंटेज देखेंगे तो 60, वो तो वोट 65,000 है, लेकिन पोल परसेंटेज देखेंगे तो वो हर जाति का कम था। खैर 25% वहाँ भी वोट है कुशेश्वर स्थान में, और वहाँ पर अगर जो है वो वोट मिले है 36% अगर आरजेडी को, तो इसे क्या कहिएगा? सिर्फ MY समीकरण के सहारे वोट मिल गया? नहीं, तेजस्वी यादव ने कहीं ना कहीं कुशेश्वर स्थान में भी वो अपना आधार बढ़ाया है, MY के दायरे से आगे बढ़े हैं। यानी उनको 11% दूसरे वर्ग के लोगों ने समर्थन दिया है कुशेश्वर स्थान में। और अगर वहां बात कर ले हम अगर तारापुर की, तो वहां 19% जो है लोग जो है MY समीकरण के अलावा 19% दूसरे तबके के वोटरों ने तेजस्वी प्रसाद यादव या फिर कहे आरजेडी के कैंडिडेट को समर्थन दिया, अपना उसको वोट दिया। और इस परिस्थिति में जब कोई पार्टी अपना जनाधार बढ़ा रही है, जब उपचुनाव हो, सत्ताधारी जो पार्टी है, सत्ताधारी जो गठबंधन है, उसने तमाम संसाधनों का जो वैध अवैध तमाम जो तरीके हो सकते हैं उस तरीके से अपनी ताकत झोंक दियो। और उस परिस्थिति में अगर साधन विहीन और पावर विहीन विपक्षी पार्टी अपना जनाधार बढ़ाती है तो आप उसको कह सकते हैं कि वो साफ हो गया। ये अखबारों का विश्लेषण है, नेताओं का विश्लेषण है, हम आपको सही तस्वीर बताने बैठे हैं। हमने इस लाइव के शुरुआत में कहा था कि हम आपको ये भी बताएंगे कि तेजस्वी प्रसाद यादव चूक कहां कर जा रहे हैं, क्यों इनकी हालत हो रही है। तो जो हमारा विश्लेषण है, ये किसी वर्ग और विशेष और किसी के खिलाफ और समर्थन में, लेकिन हमारा विश्लेषण है कि तेजस्वी प्रसाद यादव या फिर लालू प्रसाद यादव MY के अलावा जिस भी तबके पर भरोसा कर रहे हैं, जिस भी तबके को सबसे ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, वो उनको वोट देने में गच्चा दे जा रहा है। एक बात। दूसरी बात ये कि सवर्णों के बीच अभी भी उनकी स्वीकार्यता नहीं बन पा रही है, और अभी भी कहीं ना कहीं जंगल राज का जो एक फैक्टर जो लेकर आते हैं, जो बीती बात हो गई, वो कहीं ना कहीं सामने आ जाता है और तेजस्वी प्रसाद यादव को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। A to Z की जो बात वो करते हैं, कहीं ना कहीं उनको दिखाना पड़ेगा कि वाकई A to Z की पार्टी है उनकी। सवर्णों में अपनी स्वीकार्यता बढ़ाने की कोशिश करनी होगी तेजस्वी प्रसाद यादव को, यहां वो चूक कर जाते हैं। लेकिन ये चुनाव परिणाम उनके लिए बहुत निराशाजनक है। हार गए, निराशा की बात है, कड़े मुकाबले में हारे तारापुर, निराशा की बात है, लेकिन इस कदर निराशाजनक बात नहीं है कि आगे की आरजेडी की पॉलिटिक्स या तेजस्वी की पॉलिटिक्स जो है वो अंधकार में नजर आने लगे। नहीं, हम इसको सिरे से खारिज करते हैं। हम तमाम जो बड़े बैठे जो मठाधीश हैं मीडिया के लोग, उनके विश्लेषण को, उनकी जो बात है उसको खारिज करते हैं। हम कहते हैं कि तेजस्वी यादव इस चुनाव में हार कर भी जीत गए हैं। पहली दफा आप देखें कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने की हिम्मत जुटाई है। आप देखिए, आप पिछले विधानसभा चुनाव को देखिए, कांग्रेस का जनाधार क्या है वो दिख गया। और कांग्रेस का जनाधार थोड़ा हम आपको और बता दें कि 2010 में कांग्रेस ने अकेले चुनाव यहां लड़ा था, लालू प्रसाद यादव से गठबंधन तोड़ लिया था। और उस समय कुशेश्वर स्थान की बात कर ले तो अशोक राम वहां से उम्मीदवार, अशोक कुमार लिखते हैं, अशोक कुमार उम्मीदवार हुआ करते 2010 में, कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ा था और उस दौर में भी उनको 17,000 से ज्यादा वोट आया था 2010 में जब कांग्रेस अकेले लड़ी थी। और इस बार अपने बेटे अतिरेक कुमार को वहां से खड़ा किया और क्या वोट मिला ये आपके सामने है। 2010 में फिर जब कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ी थी तो कांग्रेस को तारापुर में जो है वो 18,282 वोट आए थे और इस बार 3,590 वोट कांग्रेस को आ रहे हैं। तो कांग्रेस, वो जनाधार वाली कांग्रेस, ऐसी बड़ी जनाधार वाली कांग्रेस ने 2020 में एक तरीके से ब्लैकमेल करके आरजेडी से अपने मन माफिक सीट ले ली। उससे पहले 2019 के चुनाव में आरजेडी गले पर सवार होकर और कहीं ना कहीं तेजस्वी और लालू ब्लैकमेल होते रहे एक तरीके से कांग्रेस से कि मुसलमान वोट छिटक जाएंगे हमसे। 2019 के चुनाव में भी, 2020 के चुनाव में कांग्रेस को मन माफिक सीटें देनी पड़ी। इस बार उस डर से, कांग्रेस के डर से आरजेडी अलग हो गई है और आगे आने वाले दिनों में इसका परिणाम यह होगा कि आरजेडी के शर्तों पर कांग्रेस को समर्थन करना, कांग्रेस को साथ आना होगा। अकेले लड़ने का क्या परिणाम होता वो कांग्रेस देख चुकी है। कन्हैया से जलजला आने का जो दावा हो रहा था वो कांग्रेस देख चुकी है। पप्पू यादव के सहारे
जो कितना बड़ा क्रांति कितनी बड़ी होने वाली थी वो कांग्रेस देख चुकी है। तो तमाम, आप इस उपचुनाव में देखें तो कांग्रेस से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को छोड़ के बाकी तमाम नेताओं को उतार दिया था। मीरा कुमार चली आई थी प्रचार करने के लिए, जो कभी शायद आप देखते नहीं होंगे मीरा कुमार को बिहार में, वो ही प्रचार करने चली आई थी। तो इसके बावजूद जो कांग्रेस की हालत हुई वो बताने के लिए काफी है कि कांग्रेस का जनाधार क्या है। तो आरजेडी आगे आने वाले दिनों में कांग्रेस के छाये से, कांग्रेस के दबाव से मुक्त रहेगी। यह तेजस्वी प्रसाद यादव की बड़ी उपलब्धि है। और इसके कारण क्या होगा कि उनको नया गठबंधन बनाने की उनको सहूलियत मिलेगी। 2020 के चुनाव में कांग्रेस का प्रेशर था, जिसके कारण तेजस्वी यादव चाह कर भी मुकेश सहनी को एडजस्ट नहीं कर पाए थे। ये अंदर की बात है। और नाराज मुकेश सहनी जाकर एनडीए से जा मिले थे, भरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरजेडी के खिलाफ बयानबाजी करके। तो वो कांग्रेस का प्रेशर था, अब वो प्रेशर नहीं होगा और नया गठबंधन सामने है। ये दिख रहा है बिहार के लोगों को कि नया गठबंधन, संभावित गठबंधन कौन है। तो उसके लिए सहूलियत तेजस्वी यादव को होगी। ये इलेक्शन कुल मिलाकर हम कहें तेजस्वी यादव की कहीं ना कहीं जीत है। बहुत हार करने की कोशिश कि तेजस्वी यादव खत्म हो गए, आरजेडी का नाश हो गया, आरजेडी का विनाश हो गया, अब एनडीए की ही बात चलेगी। और बड़ा दिलचस्प कि एनडीए के एक बड़े, बीजेपी के एक बड़े नेता ने लिखा कुशेश्वर स्थान की जीत पर कि यह परिवारवाद की हार है। यह अमन हजारी की जीत पर, जिनकी पहचान पहले से क्या थी, किस पार्टी के कार्यकर्ता थे, कौन से दल के पदाधिकारी थे, ये पता नहीं। उनकी खासियत यही थी कि वो शशिभूषण हजारी जो वहाँ से गुजर गए विधायक थे, वहाँ से जेडीयू के, उनके बेटे हैं, तो उनको टिकट देकर और उनकी जीत के बाद बीजेपी के एक शीर्षस्थ नेता ने ट्वीट किया कि यह परिवारवाद की हार है। तो खैर इस तरीके के विश्लेषणों का असर क्या होगा ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन फिलहाल तेजस्वी के लिए बहुत निराश होने की बात नहीं है। और ये जो विश्लेषित किया जा रहा है कि तेजस्वी प्रसाद यादव उखड़ गए, खत्म हो गए, नाश हो गए, आरजेडी खत्म हो गई, अब तो कहीं कोई चांस नहीं बचा, ऐसी कोई बात नहीं है। सिक्के के दोनों पहलुओं को देखना चाहिए। ग्लास को आधा भरा हुआ, अगर आधा भरा हुआ ग्लास है तो आप कह सकते हैं आधा भरा हुआ या आधा खाली है। हम कह रहे हैं ये भरा हुआ है, आरजेडी के आधा, या आरजेडी के लिए खाली आधा आप नहीं देखिए, आधा भरा हुआ है। संभावनाएं आगे बहुत है, बशर्ते तेजस्वी प्रसाद यादव अपनी गलतियों से सबक लें। फिलहाल हमें दीजिए विराम। इसी तरीके से हम आपको आप तक खबर पहुंचाते रहेंगे और इस वादे के साथ कि हम पर न सरकार का दबाव है, न किसी पॉलिटिकल पार्टी का दबाव है, न किसी नेता, न किसी कॉरपोरेट हाउस। हम तो बस आप तक निष्पक्ष खबर पहुंचाने का मादा का जज्बा रखते हैं। बस आपका इसी तरीके से स्नेह और समर्थन मिलना चाहिए। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।